यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने बजट को लेकर के बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार ने अद्भुत बजट पेश किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने सभी वर्गों का इस बजट में ख्याल रखा है। आज केंद्र सरकार ने जो बजट प्रस्तुत किया है अद्भुत है। पूरे प्रदेश और देश के लोग जिस बात की चिंता लंबे समय से कर रहे थे, महिलाओं को, बुजुर्गों को, नौजवानों को, छात्रों को, इवन देन किसानों को विशेष रूप से सहायता दी गई है। जिस ढंग से टैक्स स्लैब में परिवर्तन किया गया, 7 लाख तक की इनकम को कर मुक्त घोषित किया गया, अद्भुत निर्णय है। प्रदेश के मध्यम वर्ग के लोग, देश के मध्यम वर्ग लोग इसका बड़े लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का। चिकित्सा के क्षेत्र में विशेष रूप से नए नर्सिंग कॉलेज पूरे देश में खोले जाने की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा रेलवे को अलग से बजट की व्यवस्था की गई है, हवाई यातायात के लिए अलग से बजट की व्यवस्था की गई है, किसानों के लिए, प्राकृतिक खेती के लिए अलग से बजट की व्यवस्था की गई है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सभी वर्गों की ख्याल रखा है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ लोगों की तरफ से बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। तो आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया है और बजट पेश होने के बाद भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने भी प्रतिक्रिया दी है। टिकैत ने क्या कहा है? सरकार किसानों को उनकी फसल के दाम देने की बजाय कर्ज देने की बात कर रही है, जिससे किसान खुश नहीं है। हमने पहले ही बताया था 2 दिन पहले कि बजट में कर्जा बढ़ाने की बात करेंगे। तो बजट में कर्जा बढ़ाने की बात करी कि किसान कार्ड कर्जा बढ़ेगा और आने वाला टाइम पे अगर यही स्पीड चलती रही तो 10 से 15 साल में इतना कर्जा किसान पे हो जाएगा जितने की जमीनें हैं। बैंक प्राइवेट उसमें जाएंगे और धीरे धीरे बैंक जमीनों पे अपना अधिकार जमाएंगे। वे कर्जे के बदले जमीन लेंगे और लैंड बैंक देश में बनेंगे। ये हमें आशंका पहले से थी, आज भी है। फसलों के दाम चाहिए, कर्जा नहीं। हम एमएसपी गारंटी कानून मांग रहे, वे कह रहे जी कर्जा ले लो, तो कर्जा दिया कहां से जाएगा? बागवानी के लिए स्पेशल बजट आया है। बागवानी के लिए आया है तो बढ़ाओ ना बागवानी को। आया वो कहाँ लगेगा, कहाँ होगा? जो पर्वतीय क्षेत्र है उसमें बागवानी का काम है। कश्मीर पूरा हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है, क्या कश्मीर में भी इसका फंड जाएगा? क्या श्रीनगर के जो सेब के हमारे किसान हैं उनको बचाने की कोई प्लान है? उनको बर्बाद करने की प्लान चल रही? इंडस्ट्रीज में जाएगा, एग्री बेस्ड इंडस्ट्रीज में किसान के नाम का बजट जाएगा। वे व्यापारियों की कंपनी है सब, उसमें जाएगा, नाम किसान के लिखेंगे और जाएगा उद्योगपतियों को। क्या कहेंगे, किसान खाली हाथ रह गए इस बजट में? बिल्कुल खाली हाथ है किसान। कर्जा किसान को मिला है कि कर्जा और बढ़ेगा किसान के ऊपर, आत्महत्याएं बढ़ेगी। फसलों के दाम के कोई सवाल नहीं करा, दाम दो आप फसलों के, कर्जे की जरूरत ही नहीं है। तो बजट पेश होने के बाद कानपुर के उद्यमी सरकार के बजट से खुश हैं, लेकिन कुछ एमएसएमई वर्ग के उद्यमियों का कहना है कि उन्हें उम्मीद थी कि सरकार एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए कोरोना काल में हुए घाटे की भरपाई के लिए भी उद्यमियों को योजना का लाभ देगी, लेकिन बजट में ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। और वहीं आम लोगों ने बजट को सामान्य बताया है। क्या लग रहा जो बजट आया है कितना आम जनमानस के लिए सही है? आम जनमानस के लिए तो बजट ठीक है, इनकम टैक्स के स्लैब में भी चेंज किया है, लेकिन एमएसएमई जो है रोज़गार उपलब्ध कराने वाला सबसे बड़ा सेक्टर है कृषि के बाद। तो कृषि के अगर सापेक्ष देखें तो बहुत कम राहत दी है। कृषि को 2 लाख करोड़ की राहत देने की बात की है और एमएसएमई को 9,000 करोड़ की राहत देने की बात की है। महामारी के समय की कुछ बात कह रहे हैं, अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन उस समय का जो एमएसएमई की डिमांड दी गई, उस समय का जो ब्याज था बैंकों का, वो पूर्णतया माफ़ हो जाना चाहिए। उस पर कुछ छूट वगैरह ऐलान की है, लेकिन एमएसएमई को उतनी राहत नहीं मिली, बाकी सभी सेक्टरों को काफ़ी राहत मिली। व्यापारियों के लिए बजट ये बहुत ठीक है, बहुत अच्छा है। एमएसएमई में थोड़ा सा कम दिया है गवर्नमेंट ने। मेरी अपेक्षा थी कि कुछ उसमें वो बजट में थोड़ा सा और देते तो और अच्छा होता। एमएसएमई का जो कोरोना काल का जो लॉस हुआ है उसमें ब्याज पूर्ण रूप से माफ़ किया जाना चाहिए। क्या जो उम्मीदें लगाई थी क्या वो बजट आया? जो उम्मीदें लगाई थी वो बजट नहीं रहा है। क्या लगता है कि समस्याएं तो हैं ही। अभी महामारी में बड़ा नुकसान हुआ है, लोगों को फैक्ट्रियाँ बंद होने के कगार पे, बिजली का बिल है, टैक्स है, इसमें सब छोड़ दी जाए और इसे माफ़ किया जाए। बजट बहुत अच्छा आया है और जिसमें पर्यटक के लिए, राष्ट्रीय और स्थानीय पर्यटक के लिए बहुत बढ़ावा देने की बात कही गई है। अगर इसको सही से बढ़ावा दिया जाएगा तो इंडस्ट्री ग्रोथ करेगी, क्योंकि कोरोना काल से इंडस्ट्री बहुत परेशानी में थी
और बहुत दिक्कतों से चल रही थी। अब इस साल कुछ थोड़ा सही लगने लगा है, और अगर सरकार इस पर ध्यान देगी तो बहुत अच्छा काम चलेगा और सरकार को काफ़ी रेवेन्यू मिलेगा। और देश की आधी आबादी की इस बजट को लेकर के क्या प्रतिक्रियाएं हैं, ये भी आपको सुनवाना बहुत महत्वपूर्ण है। लखनऊ में महिलाएं आम बजट से निराश दिखी है, साथ ही उन्होंने आगे क्या कुछ कहा आपको सुनवाते हैं। देखिए, जब बजट की बात आती है तो महिलाओं का ओपिनियन जानना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि महिलाएं रसोई में रहती हैं, रसोई में काम करती हैं, उनको ज़्यादा जानकारी होती है कि किस तरीके से चीज़ों के दाम कहाँ बढ़े हैं, कहाँ घटे हैं, तो उनके लिए भी बजट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। और अब जब महिलाएं सिर्फ किचन में ही नहीं बल्कि वर्किंग हैं, वो बाहर निकल कर भी चीज़ों को देख रही हैं, दे आर वो एम्प्लॉयड हैं, तो उस हिसाब से भी आज जानते हैं महिलाओं से कि मैम बजट आया है आज, रसोई में आपकी कितना असर पड़ा है? बहुत ज़्यादा। दूध महंगाई होता चला जा रहा, दालें भी बहुत महंगी हैं, सब्जी भी बहुत महंगी। टमाटर जो सर्दियों में बहुत सस्ते मिलते थे वो दुगने दाम पे हैं। प्याज है, हर चीज़ महंगी है, सब्जी में कोई भी वो नहीं है। ज्वेलरी को लेकर सोने के चांदी के दाम बढ़ रहे हैं लगातार, और महिलाओं को बड़ा शौक होता है ज्वेलरी का, कैसे देखती है आप? यस मैम, मैं अगर गई तो सोचना पड़ जाता मैम कि ये लूं कि ये लूं, अपने बजट के हिसाब से देखना पड़ जाता। हर चीज़ में इतनी महंगाई हो गई है कि समझ ही नहीं पा रहे हैं। लेने जाऊंगी कुछ तो मन को थोड़ा सा समझाना पड़ता है कि चलो इसी से ही काम चला लेते हैं, संतोष करना पड़ता है। मटर क्या भाव चल रही है आपके? अरे 40 रुपए चल रही, कब की बार सस्ती ही नहीं हुई, खाया ही नहीं मैंने इस बार। महंगाई ने स्वाद बिगाड़ दिया, स्वाद मटर बिगाड़ का। दिया, पहली बार छील रही हूँ इतनी ज्यादा मटर। नहीं तो हम लोग मटर की पार्टियां किया करते थे हमारे अपने सोसाइटी में, बिल्कुल, लेकिन इस बार पार्टी करने को भी सोचना पड़ा। एक्चुअली मुझे बजट से बहुत उम्मीदें थी, बट हो सकता है कुछ चीज़ें हमारे लिए अच्छी हुई हों, और लेकिन जो लास्ट बजट था उसमें महंगाई इतनी ज़्यादा थी, जैसे सब्जियां महंगी थी, राशन बहुत महंगा था, तो मतलब मिडिल क्लास के लोग तो जैसे तैसे वेयर कर लेते हैं, बट जो निम्न वर्गीय लोग हैं तो उनको थोड़ा परेशानी हो जाती है। आप महिलाओं का दर्द, महिलाओं का दुख, जो महंगाई से बहुत ज़्यादा परेशान है, जहां पर उनको तमाम उम्मीदें थी कि महंगाई से चीज़ें आसान हो जाएंगी, जो पार्टियां करते थे, जो गैस के दाम बढ़ गए हैं तो अब पार्टियां नहीं हो पा रही हैं, मटर के दाम इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं, मटर की पार्टियां नहीं हो पा रही, तो देख सकते हैं आप कितनी ज़्यादा परेशान हैं लखनऊ की महिलाएं बजट के आने के बाद। कैमरा पर्सन निखिल के साथ स्कंदिता मिश्रा, न्यूज़ 1 इंडिया, लखनऊ। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के अलग अलग इलाकों से आप तक हम प्रतिक्रियाएं पहुंचाएं। अब बात करते हैं गोरखपुर की। गोरखपुर के लोगों की क्या प्रतिक्रियाएं हैं इस बजट को लेकर के, ये भी आपको दिखाते हैं। मैं बहुत खुश हूँ, जितना भी अभी हम टीवी पे देख रहे थे उस हिसाब से बजट हम यंगस्टर्स के लिए, माओ के लिए, बच्चों के लिए बहुत फ्रेंडली लग रहा है। बच्चों के लिए ई लाइब्रेरी हो रही है, बहुत सारे रिजर्वेशंस जो नीचे जाति की है उन लोगों के लिए भी काफी रिजर्वेशन, इनकम, पर्सनल इनकम टैक्स वगैरह के जो रूल्स पास किए गए वो मन को बहुत भाए है। इस बार बहुत अच्छी कोशिश है महिलाओं के लिए स्पेशली, कि एक महिला दूसरी महिलाओं के लिए और नए तरीके से रिजर्वेशन और बजट से रिलेटेड बढ़ावा दे रही है। इस बार जो बजट आ रहा है, डिजिटल बजट, वो आजकल के युवाओं के लिए बहुत अच्छा साबित होगा, और आगे चल के वो सब लोगों को एक अच्छे प्रॉफिटेबल बिजनेस में काम आएगा उनके बजट में, बजट उनके में। खासतौर पे जिस तरह से डिजिटल की बात की गई, लाइब्रेरी की बात की गई, नर्सेज की बात की गई, रेलवे को बढ़ावा की बात की, तो कितना अच्छा लग रहा है, क्योंकि मोदी सरकार का ये आखिरी बजट है इस साल। मोदी सरकार ने आज तक जितने भी बजट दिए हैं सब अच्छे ही दिए हैं, ये बजट भी बहुत अच्छा है। डिजिटल के कारण लोगों के पास तक ये बजट डायरेक्ट ऑनलाइन पहुंच रहा है, जिससे हर आदमी उसको देख सकता है। तो आने वाले समय में रेलवे हो चाहे नर्सेज हो, किसी के लिए भी ये बजट बहुत अच्छा रहेगा और अच्छा ही साबित होगा। ये बजट बहुत ही कारगर है, किसानों के लिए, बच्चों के लिए डिजिटल की तरफ विशेष ध्यान दिया गया है। तो ये सब जो कार्य कर रहे हैं, इससे देश का बहुत ही विकास होगा और प्रगति होगा। ये बजट बहुत ही अच्छा है। मोदी जी का जो भी ये बजट है, ये बहुत ही सुंदर बजट है। खासतौर से 2023 का ये
केंद्र सरकार की आखिरी बजट लोग कहते थे लोक लुभावन होगा, और आपकी नजर में क्या देखने को लगा? लोक लुभावन क्या, ये विशेषकर गरीब तबका और किसानों के लिए ये शुरू से काम करते आ रहे हैं और अभी भी कर रहे हैं। मैं ब्यूटी पार्लर का मेरा काम जो चल रहा है उसके और अच्छा मेरा योगी जी मोदी जी ने जो मेरा बजट का वो किया हुआ है, बहुत अच्छा किया हुआ है। आज जो बजट पेश हुआ किस तरह से आपके बच्चे के लिए और जनता के लिए लाभकारी होगा? बच्चों के लिए लाइब्रेरी जो वगैरह सब खुल गई है, ये सब चीजें बच्चों के लिए बहुत लाभदायक है सर। डिजिटल भी। तो मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का ये आखिरी पूर्ण बजट था। ऐसे में महत्वपूर्ण ये है कि जो इस बजट में नई चीजें थी, क्या वो आम जनता तक पहुंच पा रही है, क्या आम जनता इसे समझ पा रही है? लेकिन ज्यादातर लोग इसे खास नहीं बता रहे हैं। और बजट को लेकर के आगरा के लोग क्या कुछ कह रहे हैं, इस पर आपको सुनवाते हैं। बजट जो दिया है वो इनकम टैक्स के स्लैब के हिसाब से तो ठीक है, उन्होंने स्लैब्स को बढ़ाया है। जो लोग इन्वेस्टमेंट का लाभ नहीं लेना चाहते उनके लिए उन्होंने 5 से 7 लाख कर दिया है, और बाकी के स्लैबों में भी 3 लाख तक 0% कर दिया है, 6 लाख तक 5% कर दिया है, इसी तरह 9 लाख तक 10% कर दिया है, 12 लाख तक 15% कर दिया है, और 15 से ऊपर उन्होंने 30 स्लैब पे ले गए जो 10 पे था। तो इनकम टैक्स के हिसाब से ठीक है। बाकी के भी कुछ उन्होंने कॉर्पोरेट टैक्सों को भी कम किया है, और एमएसएमई को भी थोड़ी राहत दी है। कृषि के लिए उन्होंने कुछ प्रयोगशालाएं स्थापित करने के लिए धन की व्यवस्था की है। अब ये जो ज़्यादातर है वो खेती से ये रासायनिक उनको खत्म करना चाहते हैं। बजट जैसे हर साल आता है उसी टाइप का बजट है, उन्होंने कुछ भी नया एज सच नहीं दिया है। उन्होंने योजनाओं की बात की है, इनकम टैक्स में छूट दी है, लेकिन एक आम नागरिक या घरेलू महिलाओं को जिस तरह से उन्हें देना चाहिए था, या मरीजों का, हॉस्पिटल का, उन्होंने ये ज़रूर कहा है कि आपके नर्सिंग होम खुलेंगे, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि सिलेंडर सस्ते होंगे, अनाज सस्ता होगा, या हम इसको कंट्रोल करेंगे महंगाई को। वो उन्होंने किसी भी अर्थव्यवस्था के बारे में कोई बात नहीं करी है। दूसरा, उन्होंने नर्सिंग होम ज़रूर ओपन करने का बात कर रहे हैं, लेकिन वो दवाइयों पे आप कैसे मरीज को छूट दे रहे हैं? जो जीवन रक्षक दवाइयाँ हैं, जीवन रक्षक आपके जो सिस्टम्स हैं, जो हमारे बाकी आईसीयू वगैरह हैं, उनके लिए जो प्रोडक्ट्स आते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं, उनको सस्ता करना चाहिए था। दूसरा, आपका जो शिक्षा के ऊपर इस बजट में कहीं भी कुछ नहीं दिया है। इस बार उम्मीद तो बहुत थी कि इलेक्शन से पहले शायद ये पूर्ण जो है लास्ट बजट था, और हर पर्यटन व्यवसायी, आगरे का नहीं भारत का हर पर्यटन व्यवसायी उम्मीद लगाए बैठा था कि पर्यटन को इस बार कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा और अच्छा खासा मिलेगा। पर लगता है कि शायद पर्यटन, मैं कई बार कह चुका हूँ कि पर्यटन शायद भारत सरकार के एजेंडे में ही नहीं है, और इस बार भी हम लोगों को बिल्कुल खाली हाथ ही रहे हैं और बहुत निराशा है। जो भी कुछ आज तक उम्मीद लगाए थे वो उसके हिसाब से कुछ भी नहीं मिला। अब 50 पर्यटन केंद्र खोलने की बात की गई है, वो भी कहाँ खोलने हैं उसका भी कहीं जिक्र नहीं किया गया। बजट को देखते हुए ऐसा लगा कि बजट बहुत अच्छा बनाया है मोदी सरकार ने। खास तौर से इनकम टैक्स में जनता को बहुत राहत दी है, जिसका सभी लोग को फ़ायदा हो रहा है, और खास तौर से चांदी के बर्तन जो महंगे कर दिए हैं और सिगरेट का दाम बढ़ा दिए, ये भी बहुत अच्छा किया है। और इसके साथ साथ अगर बात की जाए रोज़मर्रा की चीज़ों को लेकर के जो महंगाई है उस पर क्या कहना चाहेंगे? किस तरीके से देखो, रोज़मर्रा की चीज़ें तो इस्तेमाल होंगी और महंगी है, सस्ती है, उसको जनता को देनी पड़ेगी। जवाहर डावर, पूर्व प्रेसिडेंट सरदार टेरेसर्स एसोसिएशन और गुरु सचिव आगरा। बजट आ चुका है, क्या मानते हैं कि किस तरीके से देख रहे हैं बजट को? बजट जो अभी तक मैंने देखा है उसके हिसाब से सिवाय इनकम टैक्स के थोड़ी राहत मिलने के, इसके अलावा हर साल की तरह इस बार भी कोई राहत नहीं है। वही व्यापारियों के लिए विशेष है, कोई राहत नहीं है। इनकम टैक्स में मात्र 7,500 रुपये छोटे व्यापारियों को। और कानपुर में मर्चेंट चैम्बर ऑफ प्रदेश के पदाधिकारी और चार्टर्ड अकाउंटेंट ने आम बजट का स्वागत किया है। डेफिसिट जो कि सरकार का मुख्य उद्देश्य और लक्ष्य रहा है कि हमें इसको 4.5% के नीचे लाना है, उस दृष्टि से अगर हम देखें
तो एक सकारात्मक स्टेप बढ़ा है, जिसमें हमारी डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट इस बजट के मार्फत 6 से नीचे 5.9% पे कंटेन की गई है। जहां तक डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्शन और उसमें दी जाने वाली छूटों का सवाल है, टोटल डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्शन लगभग 23 लाख करोड़ है, और जो हमको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स में रियायत दी गई है वो लगभग 35,000 करोड़ है, जो 1.5% के लगभग बैठती है। तो अगर हम कंसेशन को इंडिविजुअली देखना चाहें कि किसमें क्या मिला, किसमें क्या बढ़ा, क्या घटा, तो ओवरऑल इम्पैक्ट कुल 1.5% का है। मगर व्यक्तिगत रूप से या किसी एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री के लिए, सेक्टर के लिए अगर हम बात करें तो इंफ्रा सेक्टर को, टूरिज्म को, हमारे एमएसएमई को, स्टार्टअप्स को इसमें बहुत ज्यादा प्रोत्साहन देने की दृष्टि से नए नए कदम उठाए गए हैं। जहां तक डिजिटल इंडिया का सवाल है, बहुत अच्छे इनिशिएटिव्स गवर्नमेंट ने लिए हैं, जिसका कि हमको लॉन्ग टर्म में बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि सरकार को देखना पड़ता है कि जो हमारी आमदनी है और जो हमारे खर्चे हैं, इतना डिसबैलेंस ना हो जाए कि हमारा डेफिसिट बहुत ज़्यादा, फिजिकल डेफिसिट बहुत ज़्यादा हो जाए। तो इन्होंने तय किया है कि हम फिजिकल डेफिसिट को 24 में घटा के 5.9 समथिंग करेंगे। तो मैं समझता हूँ उससे ग्रोथ तो मिलेगी और सभी सेक्टर्स को किया है। एग्रीकल्चर में उन्होंने बहुत ज़्यादा और व्यवस्थाएं की हैं। इसी प्रकार से एमएसएमई में और आगे एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन जिनसे होता है उनके लिए बहुत सुविधाएं दी हुई हैं। और इसमें साथ ही साथ अपनी इनकम को बढ़ाने के लिए जो सिगरेट आदि है उन पर उन्होंने बढ़ाया है, इंपोर्ट पर ड्यूटी बढ़ाई, कस्टम ड्यूटी बढ़ाई है। मैं समझता हूँ देश के लिए जैसी लोग अपेक्षा कर रहे थे उतनी, यानी जो मिनिमम लिमिट थी 2.5 लाख रुपए, उसको बढ़ा के 3 लाख रुपए कर दिया है। उससे सर्वव्यापी डेवलपमेंट होगा, सारी इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट मिलेगा और ओवरऑल डेवलपमेंट के हिसाब से अच्छा है। हेल्थ और एजुकेशन के हिसाब से मुझे लगता है कि बजट ने कुछ नहीं कहा है, और एजुकेशन एक ऐसा सेक्टर है जहां पे कहीं कहीं बढ़ना चाहिए। उन्होंने स्किल डेवलपमेंट जरूर कहा, पर बजट में एजुकेशन का नाम ही नहीं लिया गया है। तो एजुकेशन एक ऐसा सेक्टर है जहां करना चाहिए। और हेल्थ केयर पिछले साल क्योंकि कोविड में काफी पैसा लगा था, वो पैसा बचा होगा, तो हेल्थ केयर और एजुकेशन में हम लोगों को लग रहा था कि ज्यादा मिलना चाहिए। तीसरा, जैसे डिजिटल कहा, डिजिटल में एमएसएमई में काफी उन्होंने अच्छा किया है, अच्छा दिया है, और लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के हिसाब से देश की प्रगति की बात की है। उन्होंने बजट के बारे में बता दिया, लेकिन मेरा क्योंकि एमएसएमई से संबंध है, हमें उम्मीद तो बहुत थी, लेकिन फिर भी एमएसएमई के लिए उन्होंने जो दिया है उससे एमएसएमई को राहत मिलेगी। जैसे कि एमएसएमई की डिलेड पेमेंट पे उन्होंने कहा कि आने अगले को एक्सपेंडिचर अलाउ नहीं होगा, और जो कोविड के दौरान जो किसी के अमाउंट फॉरफिट हो गए, पीवीजी वगैरह सिक्योरिटी डिपॉजिट, उसमें 95% रिफंड होगा। वो एक वेलकम स्टेप है। लेकिन एक जैसे कि उन्होंने डिफेंस सेक्टर के लिए कुछ भी नहीं कहा है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। जी का एवं मंच सदस्यों का हार्दिक स्वागत मर्चेंट चैम्बर की ओर से करते हैं। सभी पत्रकार बंधुओं का भी हार्दिक स्वागत है। आज जो निर्मला सीतारमण जी ने, हमारे वित्त मंत्री ने बजट पेश किया, उसके बाद विस्तृत चर्चा अभी हमारे मेंबर्स लोग ने करी है। ओवरऑल बजट एक बहुत ही बैलेंस्ड है, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर मजबूती से ध्यान दिया गया है। टोटल 10 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट प्रपोज किया गया है इंफ्रास्ट्रक्चर सेगमेंट में। इसके अलावा मिडिल क्लास सेगमेंट को 7 लाख तक की टैक्स से छूट दी गई है, जो कि एक वेलकम चेंज है। इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना का बजट एलोकेशन 66% से इंक्रीज किया गया है, जो कि अब 79,000 करोड़ तक पहुंचा है। इससे बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होगा। एक अलार्मिंग सिचुएशन जो थी पहले इंफ्रास्ट्रक्चर सेगमेंट के लिए, आज की डेट में उन्होंने इस बजट से कवर अप कर लिया है। और सिद्धार्थनगर में सांसद खेल महाकुंभ के समापन कार्यक्रम में सीएम योगी पहुंचे और वहां पर उन्होंने कार्यक्रम में हिस्सा लिया। सिद्धार्थनगर में सीएम योगी ने बहुत महत्वपूर्ण बातें कही हैं। विकास के पथ पर सिद्धार्थनगर आगे बढ़ रहा है, और इसके अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि खेल प्रतियोगिताओं से खेलों का भी विकास हो रहा है। और इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि खेल प्रतियोगिताओं से खेल का विकास हो रहा है। सिद्धार्थनगर में लगातार विकास के पथ पर सिद्धार्थनगर आगे बढ़ रहा है। एशियन गेम में यही राशि 3 करोड़, 1.5 करोड़ और 75 लाख रुपए तथा कॉमनवेल्थ गेम्स और विश्व कप की विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताओं में 1.5 करोड़, 75 लाख और 50 लाख रुपए की सहायता राज्य सरकार ने अपने खिलाड़ियों को उपलब्ध करवाने का कार्य किया। आज राज्य के अंदर अपना स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी भी मेरठ में
मेजर ध्यानचंद के नाम पर बन रही है और उत्तर प्रदेश ने अपने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के माध्यम से मेरठ में स्पोर्ट्स आइटम को प्रमोट किया है और वहां देश और दुनिया का हर खेल की सामग्री का निर्माण आज के दिन पर मेरठ के अंदर हो रहा है। और अमरोहा के ऐतिहासिक रामलीला मैदान में एबीवीपी के महासम्मेलन में श्री वेंकटेश्वरा विश्वविद्यालय और एबीवीपी के संयुक्त तत्वावधान में पीएम मोदी के परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के निमित्त एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें वेंकटेश्वरा विश्वविद्यालय से और यूपी बोर्ड की 12वीं की परीक्षा में शामिल होने वाले अलग अलग स्कूलों के 1200 से अधिक परीक्षार्थियों को विश्वविद्यालय के प्रतिकुलाधिपति डॉक्टर राजीव त्यागी ने सफलता के टिप्स दिए। अपने संबोधन में राजीव त्यागी ने कहा कि एबीवीपी पूरे विश्व का सबसे बड़ा, सबसे शक्तिशाली और सबसे अनुशासित छात्र संगठन है। परीक्षार्थियों को संबोधित करते हुए डॉक्टर राजीव त्यागी ने कहा कि केवल बोर्ड परीक्षा ही नहीं बल्कि जीवन की प्रत्येक परीक्षा में माननीय प्रधानमंत्री जी के सफलता के 6S यानी सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ एटीट्यूड, सेल्फ अपग्रेडेशन, सेल्फ टाइम मैनेजमेंट और सेल्फ मेड पर्सन और सेल्फ आइडेंटिटी को अपनाने के साथ साथ 5C यानी क्रिटिसाइज्ड, कंप्लेन, क्राइम, कंपेयर और क्रश को छोड़ करके आप जीवन में मनचाहा लक्ष्य हासिल कर सकते हैं। वहीं समूह चेयरमैन डॉक्टर सुधीर गिरी ने बोर्ड परीक्षाओं में शामिल होने वाले सभी परीक्षार्थियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आज युवा शक्ति के दम पर भारत फिर से विश्व गुरु बनने की राह पर चल पड़ा है। सम्मेलन को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की प्रांतीय मंत्री क्षमा शर्मा, पूर्व विधायक कमल मलिक ने भी संबोधित किया। रायबरेली के लखनऊ प्रयागराज मार्ग पर दर्दनाक सड़क हादसा हो गया, जहां अनियंत्रित तेज रफ्तार कार सवार ने सड़क के किनारे सब्जी बेच रहे लोगों पर गाड़ी चढ़ा दी। वहीं हादसे में 2 मासूम बच्चों समेत 3 लोग घायल हो गए हैं, जिसके बाद घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। ये पूरी घटना भदोकर थाना क्षेत्र के मुंशीगंज कस्बे की है। तो रायबरेली से पूरी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर लखनऊ प्रयागराज मार्ग पर सड़क हादसा हुआ। भीषण सड़क हादसा बताया जा रहा है, जहां पर एक तेज रफ्तार कार ने बड़ी ही बेरहमी से 3 लोगों को रौंद दिया। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। पुलिस पूरे मामले में जांच कर रही है और इसी के साथ अभी तक पुलिस की क्या कुछ कार्रवाई है ये भी जानना महत्वपूर्ण है। लेकिन तेज रफ्तार ने जिस तरह से 3 लोगों को रौंदा वो बहुत ही भयावह था। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।